Hello students, my name is Deepa Kambala, a principal Mother College of Nursing. आज मैं यहाँ इंट्रावीनस थेरेपी के बारे में बात करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को मेरा करियर में देखी हूँ, स्टूडेंट्स जानते हैं प्रोसीजर बट अपना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं जानते हैं। और जैसे फ्लूइड्स हैं, अब इतना जानते हैं बच्चे कि कैनुला लगाना है, इंजेक्शन पुट करना है या आईवी कैथेटर कनेक्ट करना है, इतना ही जानते हैं। अरे लाइक आईवी सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशंस क्या है, वो किस टाइप की सॉल्यूशन है, कौन सी कलर का कैनुला कनेक्ट करना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग कौन सा साइज कैनुला सुटेबल होता है, फ्लूइड्स का टाइप्स क्या है, कैसे इंसर्ट करना है, कितना ड्रॉप्स कैसे करना है, उसमें माइक्रो ड्रॉपर होता है, मैक्रो ड्रॉपर होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये सब के बारे में मैं बेसिक नॉलेज देना चाह रही हूँ आज का क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो IV थेरेपी का मतलब क्या होता है? इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय इंट्रावेनस कैथेटर और बटरफ्लाई needle inserted into a peripheral vein replace water, electrolytes and nutrients. तो IV थेरेपी का मतलब ये होता है, हम यहाँ पर फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर करना है। किसके थ्रू? आईवी कैथेटर या बटरफ्लाई नीडल के थ्रू हम फ्लूइड इंसर्ट करेंगे थ्रू पेरिफेरल वीन। जो किनारे वीन्स रहते हैं लाइक आपकी बेसालिक वीन, सेफालिक वीन, ये इनके थ्रू this fluid can replace the water and electrolytes and nutrients in bloodstream. So what are the uses of this IV therapy? So IV therapy used to clients who are unable to take orally. जो पेशेंट्स है जो अपने माउथ के थ्रू ओरली कुछ नहीं ले पाते हैं, खा पाते हैं, ना ही पानी पी पाता है, उनके लिए ये IV थेरेपी दिया जाता है। ये IV थेरेपी मतलब IV फ्लूइड जो भी हम देते हैं, it will replaces water, electrolytes and nutrients in the blood so more rapidly than a oral administration. जैसे आपको ओरली आपको लेना है, जैसे आपके मुंह के थ्रू लेना है, जैसे सिरप है, पानी के जैसे पीना है, वो जल्दी इतना जल्दी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। जब आप आईवी में जैसे ब्लड में आप डायरेक्टली दोगे, वो जल्दी अब्जॉर्ब होता है। हम आईवी थेरेपी अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी यूज किया जाता है, हाइपोवॉलिक शॉक में भी हमको आईवी थेरेपी देना रहता है, और सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी मतलब कोई भी ऑपरेशन, जैसे माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर ऑपरेशन तक आईवी थेरेपी देना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीका से हम आईवी थेरेपी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आईवी थेरेपी हम 30 से लेकर 60 सेकेंड के अंदर वो रिजल्ट इफेक्ट दिखाता है बॉडी में। एक पुश में हम 1 से लेकर 60 ml हम दे सकते हैं। हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आईवी थेरेपी में किस टाइप की सॉल्यूशंस हम लोग यूज करते हैं। सो ये सॉल्यूशंस हमने क्लासिफाई किया गया है: हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। विच टाइप ऑफ, इसमें 3% 5% नॉर्मल सेलेन रहता है, वो हाइपोटोनिक होता है। उससे एकदम कम वाले रहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कभी भी हम पेशेंट्स को देते हैं, हम ये सब चीज़ को जानकारी के लिए चेक करनी चाहिए। देन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट जो हम नॉर्मली देते हैं, जो NS है 0.9% NS, 5% डेक्सट्रोज and 5% dextrogen, 0.225 saline and linger lactate. These are the very much commonly used isotonic solutions. Some patients पे यही दिया जाता है, जैसे डायरिया, लूज मोशंस, डिहाइड्रेशन, ये सब में यही दिया जाता है।
So isotonic solutions that have the same osmolality as body fluid. एकदम हमारे जो बॉडी में जो फ्लूइड है उसी की कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं ये. इट विल इंक्रीजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड ये सोल्यूशन सेल के अंदर एंटर नहीं होता है बिकॉज इसका जो कैपेसिटी है वो बॉडी फ्लूइड के बराबर रहता है. हम यहाँ पर देखते हैं लिंगर लैक्टेट के बारे में. लिंगर लैक्टेट LR हमने RL भी बोला जाता है, LR भी बोला जाता है. इसमें सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन रहता है. हम इसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है. इट विल कंपोज्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड 6 grams per liter, सोडियम लैक्टेट 3.1 gram per liter, पोटेशियम क्लोराइड 0.3 gram per liter और कैल्शियम क्लोराइड 0.2 gram per liter. हम ये मोस्टली हाइपरटेंशन पेशेंट्स को थोड़ा सा देख के देना रहता है, इसलिए जब जिसमें बीपी कम है उस पेशेंट को ये दिया जाता है. हाइपरटेंशन मतलब जिसमें बीपी बड़ा है पेशेंट को, उन पेशेंट को लिंगर लैक्टेट नहीं देना चाहिए. जिसके एकदम बीपी लो है, बर्न्स हुआ है, ब्लड एकदम कमी है, उसको ये लिंगर लैक्टेट दिया जाता है. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है रीनल फेल्यूर. आप लिंगर लैक्टेट आप ज़्यादा देने से रीनल फेल्यूर हो. 0.9% सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl. हम बहुत नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में इसको यूज किया जाता है. इसको हम लोग हाफ NaCl भी बोला जाता है. इसका pH रहता है 0.5 एंड इसमें 9 grams per liter सोडियम क्लोराइड रहता है. एंड इसको हम किस में यूज करते हैं? वुंड्स को क्लीन करने के लिए यूज किया रहता है. कॉन्टैक्ट लेंसेज को निकालने के लिए यूज किया जाता है. डिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है. डाइल्यूट BCG को डाइल्यूट करने के लिए भी दिया जाता है. नेबुलाइजेशन में यूज किया जाता है. हीमोडायलिसिस में यूज किया जाता है. इसमें किसमें यूज नहीं, हाइपरटेंशन में हमें इसको नहीं देना चाहिए एंड क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में नहीं देना चाहिए. प्री एक्लाम्शिया में भी नहीं देना चाहिए. टाइप्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपैंडर्स, और इसमें हम क्रिस्टलॉइड्स रहते हैं, कोलॉइड्स रहते हैं. हम देखते हैं क्रिस्टलॉइड्स क्या है, कोलॉइड्स क्या है. क्रिस्टलॉइड्स क्या, उसमें हम ये कैजुअल एग्जांपल है. क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस विल हैव इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NS नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट. दिस आर नथिंग बट क्रिस्टलॉइड्स. हम कोलॉइड्स में देखते हैं दिस आर प्लाज्मा एक्सपैंडर्स जैसे एल्ब्यूमिन बहुत थिक रहता है, एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, हेटास्टार्चेस, ये सब हम कोलाइड्स बोलते हैं. कोलाइड्स मतलब एकदम थिक कंसिस्टेंसी में रहते हैं. जैसे हेमरेज जिसको ब्लीडिंग होता है उसमें ब्लड लॉस में हम इसको दिया जाता है, और सीवियर हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन में भी इसको दिया जाता है. क्रिस्टलॉइड इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन किया जाता है, और क्रिस्टलॉइड्स हम फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए लिया जाता है. एग्जांपल है लिंगर लैक्टेट एंड 5% डेक्सट्रोज इन वाटर. देन कोलॉइड्स को प्लाज्मा एक्सपांडर्स भी कहा जाता है. इट विल पुल द फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट टू द वैस्कुलर कंपार्टमेंट. जो इनसाइड भी जो फ्लूइड है एकदम इमरजेंसी में इसको यूज किया जाता है. जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में लाने के लिए यूज किया जाता है टू इंक्रीज द वैस्कुलर वॉल्यूम रैपिडली. मतलब ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कोलॉइड्स यूज किया जाता है. एग्जांपल एल्ब्यूमिन, हेटास्टार्चेस एंड डेक्स्ट्रॉन. आप कभी इमरजेंसी केसेस में लेबर वार्ड में कहीं भी इसको देख सकते हैं. एकदम बड़ा सा बॉटल रहता है जिसमें मेंशन किया रहता है. You can easily identify, you can differentiate normal IV as RL and linger lactate and this albumin. By seeing the bottle itself, you can understand. अब यहाँ देखते हैं साइज ऑफ द कैमला अकॉर्डिंग टू द कलर. ये आपको मालूम है, बहुत सारे बच्चे इनका कलर्स और गाज देखते हैं बट इनका एक्चुअल फ्लो रेट इसके बारे में आइडिया नहीं रहता है. यहाँ पर आप लोगों को ये याद रहना चाहिए जैसे नंबर बढ़ता है वैसे नीडल का जो साइज है कम होता है. सो 14 गाज ऑरेंज कलर में रहता है. उसका डायामीटर रहता है 2.1 mm.
लेंथ रहता है 45 mm एंड इसका फ्लो रेट पर ml रहता है 240 ml पर मिनट। इसका मतलब इसका जो नीडल का ओपनिंग है वो एकदम बड़ा रहता है, सो मिनट में बहुत ज़्यादा फ्लूइड फ्लो होता है। 16 गाज का ग्रे कलर में रहता है, 18 गाज का भी ग्रीन कलर में रहता है, 20 गाज पिंक कलर में रहता है और 22 ब्लू कलर में रहता है, 24 येलो रहता है, 26 जी वायलेट में रहता है। हम एकदम इन्फेंट नियोनेट में ये 20 to 24 गाज रहता है। इसका जो नीडल ओपनिंग है एकदम डायमीटर एकदम स्मॉल रहता है, इससे एकदम बहुत स्लो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट 16G needle used for major surgeries like road traffic accident requires massive fluid and 18G needle used in blood and lots of fluid। जैसे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, आपको 18 गाज का नंबर साइज का कैनुला इस्तेमाल करना रहता है। एंड 20G नीडल इज द यूनिवर्सल, हम नॉर्मल इंजेक्शन जो देना है वो 20G नीडल से ही हम यूज किया जाता है। इसका ड्रॉप्स रहता है 60 ड्रॉप्स पर मिनट एंड 22 गाज नीडल है, स्मॉल एंड एल्डरली पीपल में यूज किया जाता है, जो एकदम स्मॉल बच्चे में और बुढ़ापे में बुढ़े एज्ड पेशेंट्स में हम 22 गाज कैनुला यूज कर सकते हैं। एंड कंटेनर्स हम यहाँ पर कंटेनर्स रहते हैं, मे बी ग्लास और प्लास्टिक का रहता है। Squeezes the plastic bag into ensure intactness and assists the glass bottle for any cracks before hanging। तो जो हम लोग IV फ्लूइड्स का देखते हैं वो प्लास्टिक बैग भी रहता है या ग्लास कंटेनर्स भी रहते हैं। जैसे मैंने कोलॉइड्स बोला था वो ग्लास कंटेनर्स में रहते हैं और रेंज का साइज रहता है वो 550 ml से लेकर 100 ml तक रहता है। जैसे हम देखते हैं NS और नॉर्मल सेनल लिंगर लैक्टेट डेक्सट्रोज ये सब 500 ml में रहता है और 5% डेक्सट्रोज मेट्रोजिल ये सब आपको 100 ml 50 ml में भी रहता है। एंड तो आप यहाँ पर एक याद रखना रहता है, जैसा हम पेशेंट्स को दिया जाता है उस समय हम प्लास्टिक बैग के ऊपर लिखते हैं कितना टाइम पे हमने स्टार्ट किया था ऐसा, बट ये सब हम मार्कर पेन से प्लास्टिक IV बैग में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये इंक प्लास्टिक के थ्रू ऑब्जॉर्ब हो सकता है सॉल्यूशन में, तो इसलिए हम लिखना नहीं चाहिए। एंड यूज लेबल एंड ए बॉल पॉइंट पेन हमको यूज करना चाहिए फॉर प्लेसिंग द लेबल ऑन द बैग। मार्कर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पेन यूज कर सकते हैं। हम हाईवी थेरेपी के अंदर बॉटल जो हैंग करते हैं हम 18 to 24 इंच के हाइट में हैंग करना चाहिए, एकदम नियर भी नहीं रहना चाहिए, एकदम पास में भी नहीं रहना चाहिए और पेशेंट हैंड और जो IV बैग का जो डिस्टेंस है वो 18 से लेकर 24 इंच की हाइट में रहना चाहिए और IV needle is 0.5 to 1.5 inches in the length with 16 to 26 गाज और जैसे स्मॉलर का गाज नंबर होता है उसका लार्जर द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कैनुला, उसका जो साइज है बढ़ता है। तो फॉर पेरिफेरल फैट इन्फ्यूजन जैसे लिपिड्स इन्फ्यूज करना है 20-21 गाज कैन बी यूज। माइक्रो ड्रिप चैम्बर भी रहता है जो हम बच्चे में यूज करते हैं, वो माइक्रो ड्रिप चैम्बर रहता है इमरजेंसी में जो कंटिन्यूस जिसमें फ्लो देना रहता है उसमें हम लोग माइक्रो ड्रिप वाला चैम्बर यूज करते हैं। माइक्रो ड्रिप में 60 ड्रॉप्स पर ml रहता है। माइक्रो ड्रिप चैम्बर यूज्ड इफ द फ्लूइड विल बी इन्फ्यूज्ड एट स्लो रेट, आपको एकदम स्लो में इंजेक्शन देना रहता है, फ्लूइड इन्फ्यूज करना रहता है, उस समय हम माइक्रो ड्रिप यूज कर सकते हैं। जैसे नॉरेफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, एड्रेनालिन ये सब हम देते हैं ICU में जो कार्डियक पेशेंट्स में, हम इसमें माइक्रो ड्रिप के थ्रू दिया जाता है
और मैक्रो ड्रिप है वो नॉर्मल, हम देख सकते हैं हमारा नॉर्मल सेलाइन, लिंगर लैक्टेट ये सब देते हैं, वो मैक्रो ड्रिप रहता है। इसमें 15 ड्रॉप्स पर ml होता है। यह बहुत अच्छा यूज होता है, हम GTT के नाम से बोला जाता है। कभी भी आपको कैलकुलेशंस करना है, फ्लूइड कैलकुलेशंस, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। माइक्रो ड्रिप चैम्बर में 60 ड्रॉप्स आर GTT पर ml, मैक्रो ड्रिप चैम्बर में 15 ड्रॉप्स पर ml। अंडरस्टैंड? तो आपको यहाँ पर मैंने एक देन यू कैन सी हियर हम कभी भी जो ड्रिप सेट है हम 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के अंदर चेंज करना चाहिए बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 3 दिन यूज़ कर सकते हैं एक ड्रिप, उसी को कंटिन्यूस 1 हफ्ते तक यूज़ नहीं कर सकते। कंटिन्यूस यूज़ करने से उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। दिस बैक्टीरिया कैन एंटर इनटू द ब्लड थ्रू दिस IV ड्रिप। हम कभी भी IV थेरेपी स्टार्ट करना है, जो वीन्स हैंड में, फोर आर्म में, एंटी क्यूबिटल फोजा में जो रहता है, दोस आर वेरी सुटेबल साइट्स फॉर IV। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइट्स आर द वीन्स ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म आपको पता है जहाँ पर रेडियस एंड अल्ना रहता है, दैट इज नथिंग बट फोर आर्म। ये इसलिए बहुत यूजफुल है बिकॉज बोन्स ऑफ द फोर आर्म एक्ट एज अ नेचुरल सपोर्ट एंड स्प्लिंट। तो आपको जो रेडियस एंड अल्ना जो बोन है वो आपके IV साइड को एक स्प्लिंट जैसे सपोर्ट के जैसे यूज करते हैं, इसलिए वहां पर देने से मुड़ता नहीं है, मिसप्लेस भी नहीं होता है। जो IV कैनुला है वो वीन के अंदर मिसप्लेस नहीं होता है। देन वीन्स इन द हैंड आप देखोगे जहाँ पर सेफालिक वीन है, बेसालिक वीन है, एंटीक्यूबिटल फोजा आर सुटेबल साइट्स इन एडल्ट्स। एंटीक्यूबिटल फोजा के जो हार्म है सेफालिक वीन, वो दोस आर वेरी यूजफुल इन द एडल्ट। एंड हम आते हैं स्काल्प एंड फीट में। ये स्काल्प एंड फीट सेफानस वीन में भी सुटेबल साइट्स फॉर इन्फेंट्स में आप स्काल्प में दे सकते हैं, फीट में भी इंजेक्शन देते हैं, बट नॉट ऑन हैंड। छोटे बच्चे में, इन्फेंट नियोनेट में हम फीट यूज किया जाता है। देन साइट सिलेक्शन, आपको साइट सिलेक्शन कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 7 डेज है, 7 डेज है तो आप पेरिफेरल विन सेलेक्ट करते हैं, जैसे बेसालिक विन है, सेफालिक विन है, एंटीक्यूबिटल फोजा है, ये विन आप यूज कर सकते हैं। या ब्रिस्ट, हम ब्रिस्ट भी देखेंगे जहाँ पर आपका जैसे ब्रिस्ट फैलेंजेस ये सब का ये भी यूज कर सकते, विल सपोर्ट लाइक ए नॉर्मल स्प्लिंट। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम पेरिफेरल विन्स की यूज किया जाता है। मिड टर्म जैसे 4 वीक्स वगैरह यूज करना है तो हम जुगुलार वीन एंड सबक्लेवियन वीन यूज करते हैं, जिसमें ICU में जो पेशेंट 1 महीने तक रुकना रहता है उसको जुगुलार वीन के थ्रू दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। PICC लाइन जैसे पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर 6 मंथ, जैसे आपको मालूम है वेंटिलेटर पेशेंट्स, इन सब के लिए आप PICC दे सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम ये सब में। एंड इन केस ऑफ 3 to 5 years को आपको इम्प्लांट रहना रहता है, इम्प्लांट पोर्ट यूज करना पड़ता है, जैसे कैंसर पेशेंट्स वगैरह के लिए इनको इंफीरियर सुपीरियर वीना के बाद राइट एट्रियम के अंदर यूज किया जाता है। हम मोस्टली शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के लिए देखते हैं। शॉर्ट टर्म हम देते हैं जुगुलार विन वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स टीम प्रेजेंट रहता है, दे कैन डिसाइड हार्ट स्पेशलिस्ट भी वहाँ पर रहता है, हार्ट रेट सब चीज़ देखते हुए अल्ट्रासाउंड ये सब के अंडर में आपको लॉन्ग टर्म एंड एकदम ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैनुलास इंसर्ट करते हैं। मोस्टली शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म कैन बी यूज्ड इन normal ICU and general wards. Before inserting IV line, clean the IV site, skin and an antimicrobial solution using an inner to outer circulation motion. आपको कैसे IV line इंसर्ट करना है, पहले आप ट्रे सेट करना है,
ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। पहले आपका जो भी आर्टिकल्स है वो आपको ट्रे में सेट करनी चाहिए, देन फिर आप अपना हैंड वॉश करनी चाहिए, और फिर आप जो पेशेंट के पास जाने के बाद पेशेंट का जो साइट है, फॉर एग्जांपल आप फोर आर्म में दे रहे हो, फोर आर्म में आपको साइड को एकदम अच्छे से क्लीन करना चाहिए विथ एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन। और अब कैसे आपको सर्कुलर मोशन में आप इनर टू बाहर निकलना चाहिए, जैसे आप एक जगह आपको देना है वहां से लेके बाहर की तरफ आप सर्कुलर मोशन में क्लीन करना चाहिए। आउटर टू इनर करने से क्या होता है, जो सराउंडिंग एरियाज में जो डर्ट है वो साइड पे आ जाता है, और इनर टू बाहर करने से क्या होता है, जो इनर एरिया साफ होके इट विल वो गो आउटसाइड, मतलब वो फार हो जाता है, so that particular area will be very safe and clean, hygienic. So if the client with the chronic heart failure, usually not giving a solution containing saline because it increases the water retention. एंड डायबिटीज पेशेंट है, उनको डेक्सट्रोज नहीं, ग्लूकोज सोल्यूशन नहीं देना चाहिए। आयरन सोल्यूशन पोटेशियम रहता है, इसलिए इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट विथ रीनल फेलियर। एंड कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हम लोग कभी भी आईवी इंजेक्शन देते हैं कभी स्वेलिंग हो जाता है, कभी रेडनेस आ जाता है, ये मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस है। उसका मतलब है आपकी जो आईवी कैनुला है वो सही प्लेस में नहीं है, इसलिए आपको तुरंत आईवी थेरेपी डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। फ्लेबाइटिस होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, इसके लिए थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं टू मिनिमाइज द क्लॉट। इन्फिल्ट्रेशन होता है, एयर एम्बोलिज्म रहता है जिसमें आप अच्छे से एयर को पहले निकालना रहता है, आप एयर को नहीं निकालोगे तो एयर विल एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, इट लीड्स टू एयर एम्बोलिज्म। इन्फेक्शंस होता है जब आप लोकल साइट को अच्छे से साफ नहीं करोगे, विदाउट क्लीनिंग आप वहाँ पर कैनुला इंसर्ट करेंगे तो इट विल लीड्स टू इन्फेक्शंस। लोकल इन्फेक्शन से लेकर सिस्टमिक इन्फेक्शन तक जाता है। टिश्यू डैमेज, बार बार आप नीडल को वहाँ पर प्रिक करोगे, टिश्यू डैमेज होता है, हेमाटोमा भी होता है।